एक नया के ड्रामा व्हेन द फोन रिंग्स का एपिसोड फर्स्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक कार एक बंगलो के सामने रुकती है जहां पार्टी हो रही होती है। उस कार में से एक लड़का ब्लैक सूट में बाहर आता है। उसका नाम सायोन है। वो इस ड्रामे का मेन लीड है। वो जैसे ही पार्टी में एंट्री करता है तो सब उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो आज कितना हैंडसम लग रहा है। तभी ही जो फीमेल लीड होती है और इस ड्रामे में सायोन की वाइफ होती है वो भी एंट्री करती है और सायोन का हाथ पकड़ चलने लगती है। ये देख सब बातें करने लगते हैं कि वो लड़की है कौन, क्या वो उसकी वाइफ है। कोई भी हीजू को नहीं जानता था। सायोन कहता है नर्वस होने की जरूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं। हाँ, उन्हें ये जानना जरूर रहेगा आखिर तुम हो कौन, पर एक बात याद रखना कि आज रात कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या र्यूमर्स हमारे बारे में नहीं आनी चाहिए। ये कहकर दोनों साथ में चलने लगते हैं। पार्टी से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हीजू बोल नहीं सकती और एक न्यूज चैनल में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होती है जो इशारों में न्यूज बताती है। नेक्स्ट सीन प्रेसिडेंशियल ऑफिस का होता है जहां सायोन स्पोक्स पर्सन होता है। सायोन स्पीच देने लगता है जो सुन के सब इम्प्रेस होते हैं। वो कुछ सिटीजन्स के किडनैपिंग के बारे में बात करता है कि कैसे किडनैपर्स डिमांड कर रहे हैं बट गवर्नमेंट कोई भी डिमांड नहीं सुनने वाली है और सारे सिटीजन्स को सेफली वापस लेके आएगी। इधर हीजू अपनी और सायोन की मॉम के साथ होती है। सायोन की मॉम कहती है तुम्हें तुम्हारी जॉब छोड़नी होगी। अभी सायोन के इलेक्शन कैंपेन्स नजदीक आ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ तुम उसे सपोर्ट करो, ना कि जॉब। हीजू की मॉम कहती है हाँ आप एकदम सही बोल रही हो, मैं भी इसे यही बोलने वाली थी। तो सायोन की मॉम कहती है कि इसे तो कभी काम ही करना नहीं चाहिए था, स्पेशली अपना नाम और फेस रिवील करके। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद हीजू की मॉम हीजू पर चिल्लाने लगती है, कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने किसी और के पति को चुराया तो अच्छे से चुराना चाहिए था, तुम तो अभी तक उसका दिल भी नहीं जीत पाई हो। हीजू चुपचाप अपनी मॉम की बातें सुनने लगती है। नेक्स्ट सीन में हीजू अपने कार से जा रही होती है। उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हीजू अपने कार को कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उसकी कार का कंट्रोल एक आदमी के पास होता है और वो अपने फोन से उसकी कार को देखता है। बहुत मुश्किल से उसकी कार रुकती है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है पर उसकी कार लॉक रहती है तो निकल नहीं पाती। वो आदमी उसकी कार को अनलॉक कर अंदर आ जाता है। सायोन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है पर सामने से किसी की आवाज न आने पर वो कॉल कट करने ही जा रहा रहता है। तभी एक आदमी बोलता है मैंने तुम्हारी वाइफ को किडनैप किया है और मैं उसे मार दूंगा। इतने में ही सायोन का फोन चार्ज ना होने के कारण बंद हो जाता है। वो तुरंत चार्ज कर अपनी मॉम को कॉल कर हीजू के बारे में पूछने लगता है। उसकी मॉम बताती है कि वो हीजू और उसकी मॉम साथ में थे। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। सायोन हीजू की मॉम को कॉल करता है तो मॉम बोलती है कि हीजू मेरे यहाँ ही है, थोड़ी देर में वो घर आ जाएगी। ये सुन सायोन रिलैक्स हो जाता है। किडनैपर का फिर से कॉल आता है तो सायोन पिक कर कहता है क्या तुमने मेरी वाइफ को मार दिया? तो किडनैपर बोलता है मैं उसे सच में मार दूंगा। तो सायोन कहता है ठीक है मार दो, तुम्हें तो पता भी नहीं है मेरी वाइफ कौन है, तो ये प्रैंक कॉल करना बंद करो, मैं बहुत ही बिजी हूँ। किडनैपर बोलता है मैं तुम्हारी वाइफ को सच में मार दूंगा पर उससे पहले हमने पैसों की बात भी नहीं की है। सायोन बोलता है मैं कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ और कॉल कट कर देता है और बाहर निकल के अपनी टीम से उस नंबर को ट्रैक करने बोलता है। किडनैपर को ये देख बहुत गुस्सा आता है तो वो हीजू के गले पे एक रस्सी से थोड़ी देर दबाकर कहता है ये कोई प्रैंक या जोक नहीं कर रहा हूँ मैं, तो तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ? और उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसकी वाइफ को जानता हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि उसकी वाइफ कोई और है? तो हीजू सर हिला के हाँ कहने लगती है पर किडनैपर को यकीन नहीं होता। वो सायोन को वापस से कॉल करता है पर सायोन कॉल नहीं उठाता। ये देख गुस्से में वो चाकू से हीजू के बैक सीट पर मारने लगता है। हीजू को भी नेक पे चाकू से लग जाता है। सायोन का असिस्टेंट गलती से कॉल उठा लेता है तो सायोन कहता है मैंने कहा ना मुझे कॉल मत करना। किडनैपर बोलता है तुम्हारी वाइफ मेरे पास ही है और मैं उसे सच में मार दूंगा। तो सायोन कहता है ठीक है, जब मार दोगे तब मुझे उसकी लाश के लिए कॉल करना। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। ये सुन हीजू को भी बहुत बुरा लगता है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ सायोन वापस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चला जाता है। इधर हीजू कार की स्पीड तेज कर अपने आप को मारने की कोशिश करती है तो किडनैपर उसे रोकने की कोशिश करता है तो कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और किडनैपर बेहोश हो जाता है। हीजू कार से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ सायोन का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है और वो घर की तरफ निकल जाता है। हीजू भी घर जाकर शावर लेती है। सायोन घर पहुंच के हीजू को जैसे ही देखता है तो वो रिलैक्स हो जाता है पर हीजू तो गुस्से में रहती है। सायोन कहता है आज मुझे कॉल आया था कि तुम्हें किडनैप कर लिया है और तुम्हें वो मार देगा, अच्छा है तुम जिंदा हो और ठीक हो। तभी उसको ऑफिस से कॉल आता है और सायोन का असिस्टेंट बताता है कि हम उसको ट्रेस नहीं कर पाए, उसको लाइव ट्रेस ही कर सकते हैं और कम से कम 10 मिनट्स तक बात करना पड़ेगा। सायोन बात करते करते अपने कमरे में चला जाता है और हीजू जल्दी से खाना खाने लगती है।
खाने के बाद वो बर्तन धो रही होती है, तभी सायोन आता है और उसे टेबल पे बैठने कहता है, पर वो नहीं सुनती। तो सायोन कहता है कल एक इवेंट है ब्रिटिश एम्बेसी में, तो तुम्हें आना है। एम्बेसडर की वाइफ सुन नहीं सकती, तो मुझे एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है। बर्तन धोने के बाद हीजू अपने कमरे में जाती है तो मॉम का कॉल आता है, तो हीजू कॉल कट कर देती है। मॉम मैसेज करती है, तुम घर पहुंच गई, सायोन मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। हीजू मैसेज का रिप्लाई करती है और कहती है वो मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था। तो मॉम कहती है मुझे नहीं पता। तभी मॉम का कॉल आता है, वो हीजू को जॉब क्विट करने के बारे में और अभी तक प्रेग्नेंट नहीं होने के कारण डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है। ये सुन हीजू गुस्से में फोन साइड में रख कैलेंडर में एक डेट मार्क करती है। तभी एक फ्लैशबैक आता है 3 साल पहले का। हीजू वेडिंग ड्रेस में बैठी होती है, तभी सायोन आता है एक कॉन्ट्रैक्ट लेके और कहता है तुमने जो पहना है वो निकालो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बस किसी और के जगह पे बैठी हो। वेडिंग प्राइवेट में होगी तो तुम्हें किसी के भी सामने मेरी वाइफ बनने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं होगी, तो ये सब तुम निकाल दो। हीजू गुस्से में सब निकालने लगती है, तो सायोन अपना जैकेट उस पर डाल के कहता है तुम्हें मेरे सामने कपड़े निकालने हैं क्या। सायोन उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है तुम्हें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना, पहली बात तुम मुझे सामने से डिवोर्स नहीं दे सकती, दूसरी स्पेशली इलेक्शन के टाइम्स पे, तीसरी बात तुम किसी को भी अपना नाम और फेस रिवील नहीं कर सकती मेरी वाइफ कहकर। अगर इसमें से कोई भी रूल्स टूटे तो तुम्हें 2 बिलियन वॉन एज अ पेनल्टी देना होगा। हीजू गुस्से में साइन कर देती है। सायोन उसे खड़े होने के लिए कहता है पर वो नहीं होती, तो सायोन अपने नी पे जाके उसे रिंग पहनाता है और कहता है हैप्पी मैरिज का ख्याल अपने दिमाग से उड़ा देना, तुम्हें मेरी हॉस्टेज के तौर पे भेजा गया है। बैक टू प्रेजेंट, हीजू फोन पे अपने और सायोन की वेडिंग्स पे आर्टिकल्स देख रही थी कि कैसे सायोन की वेडिंग लास्ट मिनट प्राइवेट कर दी गई वाइफ को पब्लिक से छुपाने के लिए। नेक्स्ट सीन एपिसोड के स्टार्टिंग का ही दिखाया जाता है, जहां दोनों पार्टी में जाते हैं। सायोन जाके एम्बेसडर को बर्थडे विश करता है और हीजू साइन लैंग्वेज से सब एक्सप्लेन करती है। एम्बेसडर की वाइफ को लगता है कि हीजू सायोन की वाइफ है, तो हीजू क्लियर करती है कि मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। एम्बेसडर कहते हैं कि ये आपकी वाइफ नहीं है, मुझे भी लगा था कि ये आपकी वाइफ है। तो सायोन बताता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ डिसेबल्ड है और वो ही मेरी वीकनेस है। एम्बेसडर पूछते हैं कि वीकनेस, हमने तो कभी आपकी वाइफ को देखा भी नहीं है। सायोन बताता है कि मेरे पे बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ की भी लाइफ डेंजर पे आ जाए। ये सुन हीजू को बहुत बुरा लगता है, वो ड्रिंक करने लगती है, तो सायोन आके उसे रोक देता है और कहता है तुमने बहुत पी ली है। हीजू कहती है मुझे घर जाना है, पर सायोन मना कर देता है और कहता है मेरे बाजू में चुपचाप खड़े रहो और अगर पैर दर्द हो रहे हैं हिल्स के कारण तो जाके कहीं कोने में बैठ जाओ। हीजू इशारों में कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं बोल नहीं सकती, तो क्या मैं सुन भी नहीं सकती, मुझ में इमोशंस नहीं है। तुमने कहा कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वाइफ पे अटैक हो, तो मैं पहले से हर्ट क्यों हूँ। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी वीकनेस हूँ, पर कल ये देख के नहीं लगा, तुम एक घटिया आदमी हो। सायोन कहता है क्या तुमने मुझे अभी बुरा भला कहा। हीजू कहती है शायद मैं वो वाइफ नहीं जिसको तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कहकर वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। सायोन को फिर से कॉल आता है, सामने से आवाज ना आने पर वो खुद से बोलता है मेरी वाइफ सेफ है, तुम उसे मारने में फेल हो गए क्या, कल तो इतना बोल रहे थे तो क्या हुआ। कल मैं बिजी था इसलिए ज्यादा सुन नहीं पाया, पर अभी बता दो फ्यूचर में मेरी वाइफ को कैसे मारने का प्लान है, मैं आज फ्री हूँ। तो किडनैपर बोलता है लगता है पार्टी में कुछ करने के लिए है नहीं तुम्हारे पास। ये सुन सायोन हर जगह देखने लगता है कि कौन फोन पे बात कर रहा है, तो ऊपर उसे एक आदमी दिखता है जो फोन पे बात कर रहा होता है, वो उसका पीछा करने लगता है। किडनैपर कहता है मैं बताता हूँ मैं कैसे मारने वाला हूँ। सायोन कहता है तुम तो जानते भी नहीं मेरी वाइफ दिखती कैसी है। तो किडनैपर कहता है हाँ मुझे पता है हीजू तुम्हारी वाइफ है, मुझे ये भी पता है कि पहले तुम्हारी शादी हीजू की बड़ी बहन से होने वाली थी, पर शादी से एक दिन पहले वो भाग गई और तुमने हीजू से शादी कर ली। सायोन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। किडनैपर कहता है गुड जॉब, अब आए ना तुम लाइन पे, अब मैं बताता हूँ तुम्हें मेरी डिमांड्स, तुम हीजू को डिवोर्स दे दो। हमें पता चलता है कि सायोन से कोई और नहीं हीजू ही फोन पे बात कर रही होती है। तभी किडनैपिंग के दिन का फ्लैशबैक आता है, जब किडनैपर ने सायोन को कॉल करके धमकी दिया था और सायोन ने कहा था कि ठीक है मार दो उसे, और कॉल कट कर दिया था। तब हीजू गुस्से में कहती है वापस से कॉल करो उस घटिया आदमी को। ये सुन किडनैपर हंसने लगता है। हीजू उससे गुस्से में कॉल कर कार स्पीड में चलाने लगती है और तभी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और किडनैपर बेहोश हो जाता है। हीजू उसका फोन लेके घर आ जाती है। बैक टू प्रेजेंट, हीजू कहती है तुम उसे डिवोर्स दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी का सीक्रेट पब्लिक में बता दूंगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, या तो उसे डिवोर्स दो या तो तुम्हें 2 बिलियन वॉन मुझे देना पड़ेगा। सायोन कहता है तुम्हारे जैसे स्कैमर बहुत आते हैं। हीजू कहती है मैंने सच में तुम्हारी वाइफ को किडनैप किया था, वो तो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी, गूंगी थी ना। सायोन दीवार पर हाथ मार कहता है तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके हाथ से खून निकलने लगता
है। हीजू 10 मिनट्स होते ही कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है क्या वो सच में मेरे जाल में फंस गए। हीजू कॉल कट करने के बाद वॉशरूम से बाहर आती है जहाँ उसे सायोन दिखता है। वो वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है मगर सायोन उसे देख लेता है और हाथ पकड़ एक कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाके उसे फोन में सारे आंसर्स लिखने कहता है उसके सवालों के। वो उससे कल रात हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है। सायोन पूछता है क्या कल रात सच में एक्सीडेंट हुआ था, तो हीजू हाँ में सर हिला देती है। सायन उसको चेक करने लगता है कहीं किडनैपर ने उसे हर्ट तो नहीं किया। निशानों को देखकर उसे अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखने कहता है और डॉक्टर को भी दिखाने कहता है और वहां से चला जाता है। बाहर आके वो सिक्योरिटी को कॉल कर हीजू को सेफली घर ले जाने कहता है। अपने असिस्टेंट को भी कॉल करके कहता है मैं तुम्हें कॉल रिकॉर्डिंग का एक पार्ट भेज रहा हूँ, उसमें से तुम मॉड्यूलेटर निकालने का ट्राई करो। ये जो कोई भी है उसे मेरे बारे में सब पता है जो सिर्फ मेरी फैमिली जानती है। नेक्स्ट सीन में हीजू आज की कॉल रिकॉर्डिंग सुन हंसकर कहती है सायोन डर गया। फिर अपने नेक के निशान को देख सोचने लगती है लगता है अगर कोई उसकी चीज को टच करता है तो उसे तकलीफ होती है। ये सोच उसे सायोन के हाथ का ख्याल आता है जो उसने दीवार पे दे मारा था। तभी सायोन के घर पर आने की आवाज आती है। हीजू तुरंत ही किडनैपर के फोन को अपने बैग में डाल देती है। सायोन हीजू के कमरे में जाकर उससे कार की चाबी मांगता है पर हीजू कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो सायोन खुद से चाबी लेने उसके बैग की ओर जाने लगता है तो तुरंत हीजू बैग से चाबी निकाल दे देती है। सायोन चाबी लेके हीजू के कार में जाता है और डैश कैम चेक करने लगता है। ये जब हीजू को रियलाइज होता है कि सायोन ने चाबी क्यों ली है तो वो तुरंत पार्किंग लॉट की तरफ भागती है तो सायोन कार से निकल के कहता है कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये सुन हीजू राहत की सांस लेती है। सायोन कहता है अब से तुम घर पे ही रहो, काम पर मत जाओ। तो हीजू कहती है मुझे कल कोर्ट जाना है इंटरप्रेट करने के लिए। तुम्हारी मॉम ने भी मुझे जॉब छोड़ने के लिए कहा पर मुझे काम करना है प्लीज। तो सायोन कहता है ठीक है पर तुम्हें सिक्योरिटी टीम अपने साथ रखनी होगी। ये सुन हीजू कहती है प्लीज इतना ऑब्वियस मत करो और वहां से चली जाती है। सायोन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कॉल कर डैश कैम की रिकॉर्डिंग रिस्टोर करने का और ट्रैफिक कैमरा रिकॉर्डिंग 6 से 7 बजे तक की रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में सायोन और उसकी मॉम लंच कर रहे थे तभी उसकी मॉम बोलती है मैंने हीजू को जॉब क्विट करने बोला और किसी के भी सामने ना आने बोला है पर मुझे लगता है ये शादी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। सायोन कहता है आप लोग ही थे ना जिन्हें चंगवू डेली न्यूज के साथ टाई अप करना था, इसके लिए भले ही ब्राइड ही स्विच क्यों ना करना पड़े। आज डैड इतने आगे पहुंचे हैं थैंक्स टू चंगवू डेली न्यूज उनके स्कैंडल दबाने के लिए। नेक्स्ट डे हीजू कोर्ट में इंटरप्रेट का काम कर वापस आ रही होती है तभी उसे वॉशरूम में उसका कॉलेज फ्रेंड मिलता है और दोनों बेंच पे बैठ बातें करने लगते हैं। हीजू की बॉडीगार्ड हीजू को ढूंढने लगती है, ना मिलने पर सायोन को इन्फॉर्म कर देती है। सायोन भी मीटिंग में स्ट्रेस लेने लगता है। थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड हीजू और उसके फ्रेंड की फोटो क्लिक कर सायोन को भेज देती है। ये फोटो देख सायोन अपने मीटिंग में फोकस नहीं कर पाता। वो फोटो को जूम कर उस लड़के का फेस देखता है। हीजू के फ्रेंड का नाम सांगवू होता है। उसने भी हीजू के न्यूज स्टेशन में ज्वाइन किया होता है। उसके प्रोग्राम का नाम क्राइम रिपोर्ट होता है। वो हीजू से उसका नंबर मांगता है और हीजू भी दे देती है और वहां से चली जाती है। हीजू जैसे ही घर जाती है वैसे ही उसकी मॉम आ जाती है और उसे ब्लैक नाइट सूट देती है पहनने के लिए। ये देख हीजू कहती है क्या आप सच में मेरी मॉम हो? तो मॉम याद दिलाती है जब तुम्हारी बहन भाग गई थी और तुम उसकी जगह शादी करने वाली थी तब तुमने एक कंडीशन रखी थी कि तुम्हारे फादर को एक अच्छे नर्सिंग होम में रखा जाए अगर तुम ये शादी अच्छे से निभाती हो। ये सुन हीजू चुप हो जाती है और सारे सामान रख लेती है। रात को बात लेके हीजू वो नाइट सूट पहन किडनैपर का फोन निकाल सायोन को कॉल करती है और पूछती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया तुम तुम्हारी वाइफ को डिवोर्स दोगे या मुझे पैसे? सायोन कहता है सबको लगता है कि चांगवू डेली न्यूज के चेयरमैन की बड़ी बेटी होंगिना से शादी की है। तुम्हें हीजू के बारे में कैसे पता चला? मेरी फैमिली के अलावा किसी और को नहीं पता, इसका मतलब तुम मेरे बहुत ही क्लोज हो। हीजू कहती है इससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सायोन कहता है जैसे तुमने हीजू के कार को क्रैश किया, उस पे चाकू रखा, उसे चोट पहुंचाया, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई चांस ही नहीं है। हीजू कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी सायोन फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो चेक करता है तो उसमें हीजू की प्राइवेट पिक्चर्स होती है नाइट सूट में। सायोन पूछता है ये क्या है तो हीजू कहती है अब इतना भी ऑब्वियस मत करो कि तुम और हीजू सिर्फ नाम के हस्बैंड एंड वाइफ हो, ये हीजू के पैर हैं। सायोन कहता है मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये हीजू के पैर हैं? हीजू कहती है तुम तो उसके हस्बैंड हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि हीजू के पैर पर एक यूनिक मोल है। ये सुन सायोन तुरंत फोटो को जूम कर देखता है। हीजू कहती है लगता है तुम उसमें कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थे। सायोन कहता है मैं तुम पे सेक्सुअल ऑफेंस का केस कर दूंगा, मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो हीजू गुस्से में कहती है
तुम उसे सच में अच्छे से जानते हो? ये कोई फेक फोटो नहीं है, चाहिए तो खुद चेक कर लो। और कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है मैंने ये क्या कह दिया। नेक्स्ट सीन में सायुन कॉल कट होने के बाद बाहर आकर अपनी टीम से किडनैपर के लोकेशन के बारे में पूछता है तो ज्यादा कुछ नहीं पता चलता, तो वो घर के लिए निकल जाता है। रियू बेड पर अपना सर पकड़ सोचने लगती है ये क्या बोल दिया मैंने, अगर उसने सच में चेक किया तो। मैंने इतनी मेहनत कर ये फोटो क्लिक की और उसे ये फेक लगती है। हीजू सोने की कोशिश करती है पर वो सो नहीं पाती। सायुन भी घर आ जाता है। हीजू ये सुन सोने का नाटक करती है। सायुन सबसे पहले हीजू के रूम में जाता है और ब्लैंकेट निकालने की कोशिश करता है, पर हीजू कस कर पकड़ी रहती है। सायुन जोर से ब्लैंकेट निकालता है तो उस पे ही गिर जाता है। सायुन उस पे से उठकर कहता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस सून अनाउंस करने वाली है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के हायरिंग के बारे में, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे बाजू में खड़े रहने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से किचन में पानी पीने चला जाता है। डाइनिंग टेबल को देख उसे 3 साल पहले की मेमोरीज याद आती है, जब उनकी नई शादी हुई थी। तब हीजू खाना बनाकर उसका इंतजार कर रही थी उसके साथ खाने के लिए। सायुन आकर कहता है ये सब तुमने बनाया है? हीजू हाँ कहती है। सायुन कहता है सोच लो हमने खा लिया, अब क्या? हीजू उसका हाथ पकड़ उसके साथ कपल डांस करने लगती है। तब सायुन उसके करीब आकर कहता है हीजू मेरे लिए कोई फीलिंग्स मत रखो, तुम्हें मेरा पपेट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी मॉम की सारी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हीजू रात भर सो नहीं पाती। सुबह बाहर आने पर सायुन टीवी देखते हुए मिलता है। वो ब्रेकफास्ट के बारे में बात करता है तो हीजू को लगता है वो उसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोल रहा है। हीजू किचन में जाकर कॉफी बनाने लगती है तो सायुन कहता है खाली पेट कॉफी नहीं पीनी चाहिए और खुद ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। सायुन कहता है तुम्हें नए बॉडीगार्ड्स मिलेंगे, लास्ट टाइम तुम उनसे खो गई थी ना। हीजू कहती है नहीं, मुझे मेरा कॉलेज फ्रेंड मिला था तो उसके साथ थी। सायुन पूछता है क्या तुम दोनों क्लोज थे, क्या तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो? हीजू हाँ कहती है। सायुन कहता है इतने टाइम से मुझे लगता था कि तुम काफी शांत और ओबीडियंट हो, क्या मैं गलत था? ब्रेकफास्ट सर्व कर हीजू को खाने देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी को सांगू गिरने से बचा लेता है और इनकी दोस्ती हो जाती है। इधर सायुन किडनैपिंग के दिन का सीसीटीवी फुटेज देखता है। फुटेज देखने पर ऐसा लगता है कि किडनैपर के अंदर आने के लिए हीजू ने कार अनलॉक किया था। हीजू अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आई होती है। हीजू डैड को गार्डन में घुमाने लाई होती है। तभी हमें पता चलता है कि हीजू के डैड चीप नाइट क्लब्स में गाना गाते थे, इसीलिए सेपरेशन के टाइम डैड ने हीजू को अपने साथ नहीं रखा ताकि वो एंकर बन सके, ना कि उनकी तरह। हीजू बहुत इमोशनल हो जाती है और डैड के साथ रोने लगती है। दूसरी तरफ सायुन अपने फ्रेंड के साथ बैठा रहता है। सायुन किसी और का नाम लेके सारी बातें बता देता है। सायुन का दोस्त कहता है अगर उस किडनैपर के पास तुम्हारे दोस्त की वाइफ का फोटो है तो जरूर उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। सायुन ऑफिस में बैठकर कॉल का इंतजार कर रहा था। 10 बजते ही कॉल आ जाता है। सायुन कॉल पिक करते ही कॉल कट कर देता है। हीजू वापिस से कॉल कर बोलती है खबरदार अगर तुमने कॉल कट किया तो। सायुन कहता है मैं कॉल कट कर रहा हूँ, तुम मुझसे ज्यादा डेस्परेट हो बात करने के लिए, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को पेनल्टी तो मिलनी चाहिए, मुझे 5 मिनट बाद कॉल करना, कहकर कॉल कट कर देता है। एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद कॉल करती है तो फोन पे ब्लास्ट होने की आवाज आती है। हीजू घर जाकर पूरी रात सायुन का इंतजार करती है। सुबह न्यूज से पता चलता है कि सायुन के ऑफिस में ब्लास्ट हुआ था। ये देख उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। तभी सायुन भी आ जाता है। उसके शर्ट पे भी ब्लड लगा हुआ रहता है। सायुन उसके पास आकर उसे टेबल पे बैठा देता है और कहता है फिलहाल कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें न जानूं, मुझे खुद से पता लगाना होगा। कहकर हीजू के थाई पर मोल चेक करने के लिए उसकी ड्रेस ऊपर करने लगता है तो हीजू रोक देती है। सायुन कहता है मुझे करने दोगी या खुद से करोगी? हीजू 5 मिनट्स वेट करने के बाद सायुन को कॉल करती है और वो कॉल उठा लेता है। तभी एक डिलीवरी बॉय पिज्जा लेके आता है। सायुन की टीम डिस्कस करती है कि किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया था क्या, तो सब मना करते हैं। पिज्जा बॉक्स जैसे ही खोलते हैं वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। सायुन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ पूरी टीम की ट्रीटमेंट हो रही होती है। दूजे सायुन को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ डिलीवरी बॉय पिज्जा रखकर गया था। फुटेज देखने के बाद वो तुरंत फोन चेक करता है जहाँ घर पे हीजू के सेफ होने का मैसेज होता है। सायुन गुस्से में बाहर जाने लगता है तो दूजे कहता है कहाँ जा रहे हो, पुलिस को पता चल जाएगा कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो और मीडिया को भी पता चल जाएगा। सायुन कहता है शायद वो यही चाहता है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। सायुन दूजे को किडनैपर के कॉल के कुछ पार्ट्स मीडिया में देने के लिए कहता है। टीवी पे सायुन की न्यूज देख हीजू के हाथ से ग्लास गिर जाता है। तभी सायुन भी आ जाता है और हीजू के थाइस पे मूल चेक करने लगता है और डाइनिंग टेबल से बेडरूम ले जाता है जहाँ हीजू डायरी में लिख के पूछती है क्या तुम ठीक हो? सायुन कहता है एक आदमी हमारे ऑफिस में बॉम्ब रख कर गया था। हीजू पूछती है क्या वो किडनैपर था? सायुन कहता है हाँ, और अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा,
तुमने कहा था कि तुम किडनैपर को नहीं जानती हो ना। हीजू हाँ में सर हिला देती है। सायुन उसके करीब आकर कहता है, ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, इवन तुम्हारे प्राइवेट चीजों के बारे में भी। और उसके थाइस से फिर ड्रेस हटाने लगता है। हीजू घबरा के सोचने लगती है कि अगर इसने मोल के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूंगी। तो इससे पहले ही हीजू उसे धक्का मार देती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे थे और वो मेरे बारे में क्या जानता है और तुम क्या चेक करने की कोशिश कर रहे थे। उसने पहले मुझे किडनैप किया, फिर तुम्हें हर्ट किया, पर तुम ये क्या कर रहे थे। सायुन कहता है, तो तुम्हें सच में नहीं पता मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। हीजू हाँ में सर हिला देती है। तभी दूजे का कॉल आ जाता है तो सायुन सॉरी बोलता है और उसकी ड्रेस ठीक कर रूम से चला जाता है। दूजे बताता है, पुलिस का कहना है ये किसी सीरियल आर्सनिस्ट का काम है, 6 महीनों में कई जगहों पे आग लगा चुका है। सायुन कहता है, किडनैपर लकी है। किडनैपर या तो खुद आर्सनिस्ट है या तो सीरियल आर्सनिस्ट के आड़ में ये सब कर रहा है। पुलिस को अपना काम करने दो, हम अपना सेपरेट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक बात स्ट्रेंज थी, ब्लास्ट तब हुआ जब हम कॉल पे थे, इसका मतलब उसका कोई पार्टनर भी है और मेरे बारे में इतना जानता है, मतलब मेरे बहुत क्लोज भी है। बाहर से हीजू सब सुन रही थी। सुनने के बाद फ्लोर पे गिरे हुए ग्लास को उठाने लगती है। तब सायुन भी बाहर आ जाता है और कहता है, तुम्हारा फोन लेके आओ, मुझे चेक करना है अगर कोई भी साइन है हैकिंग के। तो हीजू फोन लेने जाती है तो सायुन ग्लास उठाने लगता है। हीजू फोन लाके देती है तो सायुन कहता है, तुम्हारा फोन हैक हो सकता है, थोड़े टाइम में फोन लाके दे दूंगा, तब तक तुम सेफ्टी के लिए घर पे ही रहो। हीजू तुरंत रूम में जाके किडनैपर के फोन से अपने सारे प्राइवेट पिक्चर्स डिलीट कर फोन स्विच ऑफ कर देती है और टेबल के नीचे छुपा देती है। नेक्स्ट सीन में हीजू और सायुन के पेरेंट्स शूटिंग के लिए आए होते हैं। सायुन के डैड आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट हैं और हीजू के स्टेप डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दोनों के डैड मिलकर शूटिंग करने में बिजी हो रहे होते हैं। सायुन की मॉम फोन यूज कर रही होती है और हीजू की मॉम बोर हो रही होती है तो सायुन के मॉम के फोन में देखने की कोशिश करती है तो चाय उनके हाथ पे गिर जाती है और सायुन की मॉम वहां से चली जाती है। इधर किडनैपर बहुत बुरी तरह से फिश काटता है। तभी फोन पे उसके पार्टनर का मैसेज आता है, क्या ऑफिस बिल्डिंग में ब्लास्ट तुमने किया था। किडनैपर कहता है, हाँ क्यों, मजा आया ना। पार्टनर बोलता है, अगली बार से मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना और तुम्हारे लिए एक काम है, कहकर उसे एक एड्रेस भेजता है। इधर सायुन ऑफिस में बैठ के हीजू के मैसेज चेक करने लगता है जहां उसे सांगवू के चैट्स दिखते हैं। सांगवू ने एक फोटो भेजा था उनके कॉलेज टाइम का जहां नूरी ड्रीम सेंटर ऑर्फनेज में बच्चों के साथ लिए थे। सांगवू अपने न्यू क्राइम शो के बारे में डिस्कस करने के लिए यूरी की टीम के साथ बैठा था। टीम उसे पूछती है, ऐसा कोई भी केस है जो तुमने अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया है। सांगवू कहता है, हाँ एक अनसॉल्व्ड केस है। यूरी पूछने लगती है तो सांगवू कहता है, एक ऑर्फनेज है न्यूरी ड्रीम सेंटर, मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ। 20 साल पहले जिस टाउन में ऑर्फनेज था वहीं एक रिच फैमिली का बहुत बड़ा मैंशन था। मैं एक बार अंदर चला गया जहां मैं यंग मास्टर यानी उस घर के पोते से मिला था जो वेकेशन मनाने आया था। उस कमरे में सारे तरीके के खिलौने थे, हम वहाँ रोज खेलते थे, लेकिन एक दिन उसने कुछ भयानक देख लिया था, उसके बाद वो कभी वहाँ नहीं गया। सब पूछने लग गए आखिर ऐसा क्या देख लिया था। सांगू बताने जाता ही है तभी उसको कॉल आ जाता है, उसके प्लान्स होते हैं तो वो चला जाता है। सियोन न्यूरी ड्रीम सेंटर के बारे में सर्च कर रहा होता है तभी हीजू के फोन पे सांगू का मैसेज आता है। उसने कल के लंच के लिए इनवाइट किया था और एड्रेस भी भेज देता है। सांगू उस रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करता है तब यूरी का भी मैसेज आता है, आई होप आपका दिन अच्छा गया हो एंड एंजॉय योर लंच। यूरी ऐसे मैसेजेस करती रहती थी क्योंकि वो उनसे ही इंस्पायर्ड होकर न्यूज एंकर बनी थी और बहुत बड़ी फैन भी थी। नेक्स्ट डे सांगू एंड हीजू लंच पे जाते हैं। थोड़ी देर में यूरी भी वहाँ आ जाती है। दोनों को देख यूरी रुक जाती है और पूछती है, तुम दोनों एक साथ। तो सांगू कहता है, हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। यूरी एक्साइटेड होके कहती है, आज मेरी भी प्लान्स हैं स्पेशल गेस्ट के साथ, और हाँ जब मेरे गेस्ट आ जाए तो प्लीज उनको कोई भी घूरना मत, नहीं तो वो ऑकवर्ड फील करेंगे, कहकर चली जाती है। थोड़ी देर में सायोन भी आ जाता है। यूरी खड़े होकर सायोन को हाई करती है और अपने इधर बुलाती है। सायोन को देख हीजू अपना चेहरा छुपाने लगती है। सायोन डायरेक्ट हीजू की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन सायोन के ऑफिस का होता है जहाँ पुलिस पूछताछ करने आई होती है। तभी एक और एक्सप्लोजन की आवाज आती है। दोनों जब देखते हैं तो पता चलता है कि किसी ने डस्टबिन में आग लगा दिया था। दोनों नीचे आ जाते हैं। दूजे एक आदमी को मास्क में देखता है। दूजे उसका पीछा करने लगता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद दूजे उसे पकड़ लेता है। रेस्टोरेंट में चारों साथ बैठ के
खाने लगते हैं। सांगवू हीजू के लिए सी फूड स्मॉल पार्ट्स में कट करके देता है। ये देख सायोन जेलस होने लगता है। यूरी कहती है ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। मैं और सांगवू एक साथ एक शो पे काम कर रहे हैं और मैंने हीजू के साथ पहले काम किया है, इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। पर आप हीजू को कैसे जानते हो? सायोन कहता है हीजू ने लास्ट टाइम हमारे लिए ब्रिटिश एम्बेसडर के इवेंट में इंटरप्रेट किया था। सायोन सांगवू को जानने आया था तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है। तो ये देख सांगवू पूछता है क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हो? तो सायोन हाँ कहता है। ये देख तीनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। हीजू वॉशरूम का बहाना बना के चली जाती है। सायोन को दूजे का कॉल आता है तो वो भी वहाँ से चला जाता है। दूजे बताता है सीरियल आर्सनिस्ट पकड़ा गया है जो 6 महीने से आग लगा रहा था और उसके घर में बहुत सारे होममेड बॉम्ब्स भी मिले हैं। सायोन कहता है ये बस सीरियल आर्सनिस्ट है, किडनैपर नहीं है जिसने हमारे ऑफिस में आग लगाई। अगर किडनैपर होता तो क्राइम सीन पे नहीं होता। कॉल कट होने का हीजू इंतजार करती है। कॉल कट होते ही हीजू सायोन का फोन लेके पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे फोन हैक हुआ है या नहीं चेक करने के लिए चाहिए, पर लगता है तुम्हें नजर रखने के लिए चाहिए था। सायोन कहता है क्यों तुम कुछ छुपा रही हो? हीजू कहती है क्या तुम मुझ पे और सांगवू पे शक कर रहे हो? जो भी हो सांगवू एक अच्छा लड़का है ऐसा लिख ही रही थी तभी सायोन ने फोन छीन लिया। तुमने कहा था कि वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड था, क्या तुम उसे अच्छे से जानती हो? उसका छोड़ो, क्या तुम मुझे अच्छे से जानती हो? हम तो एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं ना। तो होंग हीजू तुम मुझे अच्छे से जानती हो? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, पर नहीं, मैं गलत था। मैं तुम्हें उतने अच्छे से नहीं जानता बोल के वहाँ से चला जाता है। हीजू को अभी डायरेक्टर ऑफिस बुलाती है। सायोन सांगवू का बिजनेस कार्ड मांगता है और पे करके चला जाता है। हीजू भी बाय बोल के चली जाती है। डायरेक्टर हीजू को प्रेसिडेंशियल इंटरप्रेट हायरिंग के बारे में बताती है और अप्लाई करने कहती है। तुम सायोन के वीडियोस के साथ डेली साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करती हो तो ये बहुत अच्छा मौका है। इधर दूजे सायोन को बताता है कि ऑफिस में आग किडनैपर ने ही लगाई थी। हाल ही में एक पार्क में छोटा सा ब्लास्ट भी हुआ था जिसमें स्ट्रे कैट्स भी मारे गए थे। ये ब्लास्ट बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए किया गया था। सायोन दूजे को सांगवू का बिजनेस कार्ड देता है और उसके बारे में पता लगाने कहता है। दूजे सांगवू को जानता था। दूजे बताता है सांगवू का एक यूट्यूब चैनल है, 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केसेस कवर करता है एंड लड़कियों में बहुत फेमस भी है। तो सायोन पूछता है लड़कियों में क्यों फेमस है? दूजे कहता है ये फेमस है अपने फिजिक के लिए, वो रेगुलरली अपने वर्कआउट के वीडियोस डालता है। सायोन कहता है इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। हीजू घर जाने के लिए अपने ऑफिस के पार्किंग लॉट में आती है। कार में आते ही ऑटोमेटिक रेडियो चालू हो जाता है जहाँ किडनैपर के नंबर से एक सॉन्ग रिक्वेस्ट होती है जिसका नाम था कॉल मी नाउ। हीजू बाहर आने की कोशिश करती है पर कार लॉक होता है और हीजू बहुत डर भी जाती है। थोड़ी देर में एग्जिट गेट खुलते ही हीजू जल्दी से निकल जाती है। घर पहुंचते ही हीजू किडनैपर का फोन ऑन करती है और सोचती है क्या वो चाहता है मैं कॉल करूं? क्या उसे पता है फोन मेरे पास है? तभी सायोन के आने की आवाज आती है तो हीजू भी बाहर आ जाती है। सायोन उसको फोन देता है और पूछता है इतनी लेट कहाँ जा रही हो? तो हीजू कहती है कन्वीनियंस स्टोर से बियर और आइसक्रीम लाने। सायोन कहता है तुम रुको मैं लेके आता हूँ। सायोन के नीचे जाते ही हीजू किडनैपर के फोन से कॉल करती है। सायोन कहता है क्या हुआ 406, डर गए क्या? हीजू कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी वार्निंग हल्के में लेने के लिए, इसीलिए मुझे ब्लास्ट करवाना पड़ा। तो अब बताओ तुमने क्या डिसाइड किया? सायोन पूछता है मेरे हीजू को डिवोर्स देने से तुम्हें क्या बेनिफिट होगा? हीजू भी सोच में पड़ जाती है। सायोन कहता है मेरे हीजू को छोड़ने से तुम्हें क्या फायदा? हीजू कहती है तुम तो उसे प्यार भी नहीं करते हो तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? सायोन कहता है तुम्हारे बातों से ऐसा लग रहा है कि किसी और के फायदे के लिए मुझे डिवोर्स देने कह रहे हो। तुम्हारा और हीजू का क्या रिश्ता है? याद रखना जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी हीजू को नहीं छोड़ूंगा, कहकर कॉल कट कर देता है। हीजू को समझ नहीं आता कि सायोन के दिमाग में चल क्या रहा है। थोड़ी देर में सायोन बियर और आइसक्रीम लेके आ जाता है। हीजू बियर निकाल के पीने लगती है। तभी सायोन कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, अगर कभी भी कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो इग्नोर करना, मैं कभी भी मेरा नाम कोई भी स्कैंडल या रूमर में टॉलरेट नहीं करूंगा। और नजदीक आके हीजू के मुंह पे लगे हुए बियर की झाग साफ कर देता है और कहता है इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, मेरे बाजू में खड़े होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हीजू कहती है अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो पूरी दुनिया मेरा नाम और मेरा फेस जान जाएगी, तो क्या तुम हैंडल कर पाओगे? तो सायोन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। हीजू कहती है मैं गारंटी देती हूँ मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। सायोन कहता है तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। हीजू कहती है एक्सपीरियंस ही सब कुछ नहीं होता, मैं तो एक्सप्रेशन से ही बता सकती हूँ सामने वाला क्या कहने वाला है। सायोन कहता है अच्छा
तो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। जिसने तुम्हें किडनैप किया और मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया वो हमारे बारे में ज्यादा ही जानता है। हाँ ये सच है कि हम एक ही घर में स्ट्रेंजर की तरह रहते हैं, पर मुझे नहीं पसंद कि वो उसने ऐसा कहा। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तू गलत है, तू जानता ही क्या है हमारे बारे में, कहकर चला जाता है और हीजू के बेड पे जाके सो जाता है और उसे भी आके सोने कहता है। आके सो जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, पर हीजू वहीं खड़ी रहती है। सायुन लाइट बंद कर देता है और कहता है तुम्हें जो करना है करो, तो हीजू लाइट्स ऑन कर देती है। सायुन कहता है क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? हम इतने साल से साथ में हैं, अगर कुछ करना रहता तो कब का कर देता। वेट, मुझे लगता है तुम सोने नहीं आ रही हो क्योंकि तुम्हें डर है तुम मुझे देख के कंट्रोल नहीं कर पाओगी। अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो तो रहने दो, मत आओ। ये सुन हीजू सायुन से पिल्लो छीन कर उसके बाजू में आकर दूसरी तरफ सो जाती है। सायुन कहता है पीठ घुमा के सोना बहुत ही रूड होता है सामने वाले पर्सन के लिए। ये सुन हीजू उसके तरफ घूम जाती है। सायुन कहता है किडनैपर को पता था मेरा ऑफिस कहाँ है, तो इसका मतलब ये घर भी सेफ नहीं है। पर आज की रात रिलैक्स होके सो जाओ और जो भी हुआ किडनैपिंग के दिन उसे एक बुरा सपना सोच के भूल जाओ और तुमने उस रात जो भी सुना वो भी भूल जाओ। हीजू अपने मन में सोचती है जो तुमने कहा था वो भी। सायुन अपनी आंखें बंद कर देता है। सायुन को थोड़ी देर घूरने के बाद हीजू भी सो जाती है। हीजू के सोते ही सायुन वहां से चला जाता है। हीजू के सपने के थ्रू उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां हमें उसके ना बोलने का रीजन पता चलता है। हीजू चेयरमैन होंग की फैमिली के साथ रहती थी। 20 साल पहले हीजू का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। जैसे ही उसे होश आता है तो हीजू की मॉम उस पे चिल्लाने लगती है और कहती है तुम ठीक कैसे हो, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा भाई एक्सीडेंट में मारा गया और बड़ी बहन इना डेफ हो गई, वो सुन नहीं सकती, पर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। यह सुन हीजू रोने लगती है। तभी मॉम उसके मुंह पे हाथ रख देती है। हीजू को दर्द होता है पर मॉम हाथ नहीं हटाती। मॉम कहती है आज के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी, एक्सीडेंट के शॉक के कारण तुम्हारी आवाज चली गई, ये बात तुम्हें याद रखना है ताकि चेयरमैन होंग को हम पे तरस आए और हमें उनके साथ रहने दे। इतने में हीजू की नींद टूट जाती है। दूसरी तरफ सायुन और उसका दोस्त टेनिस खेलते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है क्या हुआ तुम्हारे फ्रेंड का, पता चला उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है या नहीं? सायुन कहता है नहीं। तो दोस्त पूछता है तो क्या उसने वो मोल चेक किया? तो सायुन कहता है नहीं, उसे ऐसे नहीं चेक करना है। दूसरी तरफ हीजू के डैड को किडनैपर ने किडनैप कर नर्सिंग होम से कहीं दूर लेके आ गया था और हीजू के डैड के फोन से हीजू को वीडियो कॉल कर कहता है सिस्टर मुझे पता है मेरा फोन तुम्हारे पास है और तुम उसे यूज कर रही हो सायुन को धमकी देने के लिए, पर तुम उसे धमकी दे क्यों रही हो? तुम्हें उसे क्या चाहिए बताओ, नहीं तो मैं फोन लेने आ रहा हूँ। हीजू डर कर कहती है मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। ये सुन किडनैपर खुश हो जाता है और कहता है ये बहुत अच्छी बात है सिस्टर, हमारा गोल एक ही है, यानी सायुन को बर्बाद करना। तो तुम वो फोन रख सकती हो और उसे कॉल करती रहो। अगर तुम इस चीज से पीछे हटी तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर उस रुमाल में उखाड़े हुए दांत दिखाता है और कॉल कट कर देता है। सायुन प्रेसिडेंट के साथ होता है। तभी उसको एक मैसेज आता है। हीजू भी तुरंत नर्सिंग होम जाती है जहां डैड बेहोश थे। नर्स बताती है कि डैड को टहलाने के लिए गार्डन लेके गई थी, मैं सिर्फ ब्लैंकेट लेने वापस गई थी। ब्लैंकेट लेके जब वापस आई तो डैड गायब हो चुके थे और बहुत दूर जाकर बेहोश पड़े थे। पुलिस बताते हैं कि जहाँ ये बेहोश थे वहाँ ये दांत भी मिले, पर चिंता की बात नहीं है, ये दांत किसी और के हैं। पुलिस हीजू को रिपोर्ट लिखाने कार में ले जाती है जहाँ सडनली उनका रेडियो ऑन हो जाता है। ये देख हीजू को किडनैपर की धमकी याद आ जाती है जिससे हीजू को उल्टी आने लगती है, तो कार को रोक के बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है सब कुछ याद करके। बचपन से उसकी लाइफ इजी नहीं रही है, हमेशा से मॉम उसकी लाइफ कंट्रोल करती थी, 20 साल से बोलने नहीं दिया, फोर्सफुली शादी कर दी, फिर किडनैपिंग और अब डैड की लाइफ डेंजर में। ये सब सोच के वो बहुत रोती है। तभी पुलिस वाले प्रेसिडेंट की कार को देखकर डर जाते हैं। कार से सायुन निकलता है और पुलिस को थैंक यू बोलता है उनके हार्डवर्क के लिए और कहता है आप अभी जा सकते हो, मैं खुद आके रिपोर्ट लिखाऊंगा। तो पुलिस उनका रिलेशन हीजू के साथ पूछते हैं तो सायुन हीजू को उठाता है और कहता है ये मेरी वाइफ है। ये सुन हीजू भी शॉक हो जाती है। सायुन को प्रेसिडेंट के साथ दिखाया जाता है जहाँ सायुन को नर्सिंग होम से कॉल आता है क्योंकि हीजू के अलावा नर्सिंग होम में सायुन का नंबर होता है। सायुन को पता चल जाता है हीजू के डैड के बारे में। सायुन को स्ट्रेस देख प्रेसिडेंट के चीफ सायुन को प्रेसिडेंट की कार ले जाने कहते हैं। सायुन पुलिस के सामने हीजू को अपनी वाइफ बताता है और कहता है
मैं खुद आके रिपोर्ट लिखाऊंगा और ये बात किसी को मत बताना। पुलिस सायोन के साथ एक सेल्फी लेना चाहते थे, पर सायोन कहता है मैं जब रिपोर्ट लिखाने आऊंगा तब सेल्फी लेंगे, और हाँ ये बात किसी को नहीं बताना कहकर हीजू को कार में बैठा देता है और उससे कहता है नर्सिंग होम में मेरा नंबर था, इसीलिए मुझे तुम्हारे डैड के बारे में पता चला, पर हमें तुम्हारे डैड को किसी अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट डू नॉट वरी, तुम्हें डैड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सुन हीजू जोर जोर से रोने लगती है। हीजू की रोती हुई आवाज सुन सायोन थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि सायोन हीजू की आवाज पहली बार सुनता है। आवाज सुन वो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है तो तुम आवाज निकाल सकती हो। ये सुन हीजू चुप हो जाती है, तो सायोन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें चुप होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम जितना चाहो रो सकती हो। इधर यूरी रात को अपने रेगुलर रेस्टोरेंट आई होती है, जहाँ उसे सांगवो भी खाते हुए मिलता है, तो यूरी उसी की टेबल को ज्वाइन कर लेती है और उसे टीज करने लगती है, तुम मेरे लिए आए हो ना। सांगवो कुछ नहीं कहता, तो यूरी कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, और ऐसे ही बात करने लगते हैं। सांगवो बताता है उसे भी किसी पे क्रश था, तो यूरी समझ जाती है कि वो हीजू ही है। उस दिन लंच पे यूरी ने सांगवो को हीजू को प्यार से देखते हुए देख लिया था। फिर सांगवो भी पूछता है तुम सायोन की इतनी बड़ी फैन क्यों हो, तो यूरी भी बताने लगती है पहले यूरी जब नई नई आई थी तब सायोन उसका सीनियर था और बहुत स्ट्रिक्ट भी था, जिस कारण यूरी उसे बहुत डरती थी, पर सायोन ने उसे बहुत सिखाया था और बहुत हेल्पफुल भी था। फिर सायोन प्रेसिडेंट के स्पोक्स पर्सन बन गए और शादी भी कर लिए। तो सायोन पूछता है उन्होंने किससे शादी की, तो यूरी बताती है सायोन बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आता है, जिसका मतलब उनकी शादी भी बहुत बड़े घर की बेटी से हुई है। दूसरी तरफ सायोन हीजू को एक होटल ले आता है, क्योंकि उनका आज फैमिली डिनर था। वो हीजू को फ्रेश होने कहता है। फ्रेश होने के बाद हीजू जैसे ही बाहर आती है, तो सायोन कहता है हमें बात करना चाहिए, सोफे पे बैठ जाओ। सायोन कहता है तुम तो जानती हो कोई हमारे पीछे पड़ा है, पहले तुम्हारा किडनैप, फिर मेरे ऑफिस में ब्लास्ट, एंड अब तुम्हारे डैड। अभी तक मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं की है, मगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो अभी बता दो अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सायोन को पूरा डाउट रहता है कि हीजू कुछ छुपा रही है। सायोन कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि हम इतने भी क्लोज नहीं हैं कि एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करें। तब तक खाना भी आ जाता है। सायोन कहता है खाना खा के रेस्ट कर लो और फिर नीचे आ जाना, और सायोन नीचे जाके पेरेंट्स के साथ डिनर करने लगता है। सायोन के फादर हीजू के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है हीजू की तबीयत अच्छी नहीं है, तो डैड कहते हैं उसे अभी नीचे बुलाओ, पर सायोन इग्नोर कर देता है। डैड चाहते थे कि सायोन आने वाले इलेक्शन में उनका हेल्प करे। वो चाहते थे कि सायोन उनके साथ एक शो में पार्टिसिपेट करे। सायोन सोचने लगता है, तब तक हीजू भी भाग के आ जाती है। हीजू को देख के सायोन के डैड उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं हीजू के डैड चाहते ही नहीं थे कि उनकी बड़ी बेटी हमें दे, इसलिए हमें उनकी यूजलेस बेटी दे दी। हीजू चुपचाप सब सुनती है, पर ये सुन सायोन खड़ा हो जाता है और बाहर से कैमरा लेके आ जाता है, जो सायोन के डैड ने सेट किया था मीडिया में दिखाने के लिए कि सायोन उनके साथ फैमिली डिनर कर रहा है। सायोन कहता है मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, और हीजू का हाथ पकड़ जाने लगता है। ये देख डैड को बहुत गुस्सा आता है और हाथ में रखा ग्लास सामने फेंक देते हैं। हीजू को जल्दी से सायोन हटा देता है। डैड आके सायोन का कॉलर पकड़ कहते हैं जिस दिन तुम पे से मेरी परछाई हटेगी उस दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। तो सायोन कहता है मैं ऑलरेडी आपकी परछाई से हट चुका हूँ, आप अपना देखिए। ग्रैंडफादर के दम पे तो पॉलिटिक्स में एंटर कर लिए, पर इसके आगे खुद के दम पे बढ़ के दिखाइए, कहकर वहाँ से हीजू के साथ लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में हीजू हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर सायोन कसकर हाथ पकड़ा रहता है और कहता है तुम्हें जरूर मुझे डिवोर्स देना होगा ना, तुम्हें तुम्हारी बहन की जगह मुझसे शादी करनी पड़ी। मेरे पेरेंट्स तुम्हें इतना बोलते हैं पर तुम कुछ बोल भी नहीं सकती। वो लोग ऐसे हैं कि टाइम आने पर अपने बच्चे को भी रिप्लेस कर सकते हैं, सो वो जो भी बोलते हैं उसे इग्नोर करो, दिल पे मत लो। दोनों घर पहुंच जाते हैं। हीजू आज जो कुछ भी हुआ वो देख के डर जाती है और फोन को बैग में डाल फेंकने जाती है, पर बाहर सायोन मिल जाता है। सायोन पूछता है कहाँ जा रही हो? कचरा फेंकने? छोड़ो मैं फेंक देता हूँ, और हाथ से प्लास्टिक बैग लेने की कोशिश करता है, पर हीजू बैग नहीं देती। तभी हीजू का फोन बजने लगता है, तो वो बैग लेकर रूम में जाती है, जहाँ डायरेक्टर और बाकी कलीग वीडियो कॉल कर उसको गुड लक बोलते हैं, क्योंकि कल प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरप्रेट का इंटरव्यू था। हीजू सबको थैंक यू बोलती है, तभी सायोन भी गुड लक बोलता है। हीजू फोन में लिख के पूछती है अगर मैं पास हो गई तो क्या होगा? तुम्हारी फैमिली को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तो क्या होगा? तो सायोन कहता है
होंग हीजू, तुम कब तक एक ओबीडियंट बच्ची बन के रहोगी? क्या तुम थक नहीं जाती दूसरों की बातें फॉलो कर करके? ये तुम्हारा चांस है ग्रो करने का, खुद का नाम बनाने का। तुम वो करो जो तुम्हारा मन करे कहकर जाने लगता है तो हीजू उसे रोक के कहती है, ठीक है, फिर तुम सोच के रखो कि तुम कैसे हैंडल करने वाले हो सबको अगर मैं पास हो गई, कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सुन सायुन थोड़ा स्माइल करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में दूजे सांगवू के बारे में बताता है कि ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस अनसॉल्व केसेस पे है जो बॉम्ब और ब्लास्ट के रिलेटेड है और यूरी के साथ क्राइम रिपोर्ट शो भी करने वाला है। सायुन इंटरव्यू में नहीं जाता बल्कि सारे इंटरव्यूज अपने लैपटॉप से लाइव देखता है। हीजू की बारी आती है जहां उसे सायुन के स्पीच को लाइव इंटरप्रेट करने कहते हैं जो हीजू बड़े आराम से कर लेती है। सायुन कुछ नोटिस करता है तो वो भी इंटरव्यू रूम में आ जाता है और कहता है, कई बार मेरे कहने से पहले ही साइन करने लग गई थी। तो हीजू कहती है, मैंने आपके वीडियोस देख के प्रैक्टिस किए थे। सायुन और भी वीडियोस पे इंटरप्रेट करने कहता है जो हीजू बहुत अच्छे तरीके से करती है। ये देख सायुन पूछता है, तुमने मेरे सारे स्पीचेस प्रैक्टिस किए हैं? हीजू हाँ में सर हिलाती है। सायुन कहता है, तुमने सारे स्पीच मेमोराइज कर ली है? तो हीजू कहती है, हाँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस की आपके वीडियो के साथ। सायुन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरी कोई भी वीडियोस पे इतने परफेक्टली हैंड मूवमेंट्स मैच कर सकती हो? हीजू कहती है, क्योंकि मैं पागल हूँ। ये सुन सब हंसने लगते हैं। हीजू कहती है, मैं आपके ब्रीफिंग से ऑब्सेस्ड थी। मैं हमेशा से ही साइन लैंग्वेज इंटरप्रेट बनना चाहती थी। सायुन कहता है, तो ये सब इंटेंस प्रैक्टिस का नतीजा है। हीजू कहती है, मैंने आपके अपर लिप एंड लोअर लिप मूवमेंट को पढ़ा, आपके बोलने के तरीके पे फोकस किया। आपके लिप मूवमेंट से ही मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। सायुन पूछता है, क्या तुम सच में बोल नहीं सकती? तुम बिना बोले स्पोक्स पर्सन की टीम के साथ कम्युनिकेट कैसे करोगी? हीजू कहती है, क्या आपको साइन लैंग्वेज आती है? नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी ताकि आपको भी मालूम पड़े कि हम इंटरप्रेटर्स आपके मैसेज को सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं या नहीं। अगर कुछ गलत होगा तो आप तुरंत ठीक कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सीख गए तो मुझसे कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सायुन कहता है, लास्टली मैं तुम्हारा एक और टेस्ट लूंगा। मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा जो तुमने कभी नहीं देखा और तुम्हें इंटरप्रेट करना है। सायुन एक कपल की स्टोरी बताने लगता है जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। अगर वो अभी ट्राई करे, एफर्ट्स ले, तो क्या उनका रिलेशन एक नॉर्मल कपल की तरह हो सकता है? सायुन अपनी ही स्टोरी बताता है जिससे हीजू बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करती है। ये देख सायुन कहता है, आज के लिए इतना ही, और बाहर आके कहता है, होंग हीजू, क्या हो तुम? सायुन के चेहरे पे एक प्राउड स्माइल होती है। हीजू वॉशरूम में खुद को कहती है, गुड जॉब होंग हीजू। दूसरी तरफ हीजू की स्टेप सिस्टर होंग हीना कोरिया आ जाती है। कार में हीजू को पता चलता है कि डैड को नए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है तो वो उनसे मिलने जाती है। बहुत ही लग्जरियस प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया था, वहाँ बहुत सारे गिफ्ट भी थे। ये देख हीजू पूछती है, ये सब किसने किया? डैड को सेंटेंस रिपीट करने की आदत थी तो वो सायुन की कही गई बातें रिपीट करते हैं। डोंट वरी डैड, कुछ भी हो जाए मैं आपको और हीजू को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन हीजू समझ जाती है कि ये सब सायुन ने किया है और सोचने लगती है कि सायुन कभी रूड बिहेव करता है तो कभी प्यार से, कभी हार्श तो कभी काइंड। मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं उसको बहुत अच्छे से समझती हूँ पर अब लगता है नहीं। ऑफिस में मिस्टर कैंग बताते हैं कि उनकी टीम को होंग हीजू पसंद है इंटरप्रेटर के रोल के लिए। सायुन कुछ रिएक्ट नहीं करता। जाते जाते मिस्टर कांग कहते हैं, मुझे हीजू पसंद आई, उसने बहुत इंटेंस स्टडी की है आप पे। सायुन भी धीरे से कहता है, हाँ मुझे भी पसंद है। हीजू की फोटो को देख उसे बचपन का टाइम याद आता है। होंग फैमिली एंड बेक फैमिली बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। बेक फैमिली होंग फैमिली के घर पार्टी में आए थे जहां सभी खाना खाने बैठे थे। सायुन को सी फूड पसंद नहीं था इसलिए वो वहां से ऊपर चला जाता है। उसकी मॉम उसको जबरदस्ती खाने कहती है, ये मेरे बेटे को पसंद था तो तुम भी खाओ। सायुन फिश खाने की एक्टिंग करता है। मॉम के जाते ही फिश को टिश्यू में निकाल फेंक देता है। सायुन नीचे देखता है जहाँ हीजू की मॉम हीजू को खाने नहीं देती तो सायुन उसका हाथ पकड़ ऊपर ले आता है और उसको अपनी प्लेट खाने देता है। उसको खाते देख सायुन बहुत खुश होता है और उसका नाम पूछता है तो हीजू उसके हाथ पे लिख के बताती है। ये सब याद कर सायुन कहता है, तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई। तभी उसके फोन पे हीजू का मैसेज आता है, थैंक यू डैड को अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट करने के लिए। ये देख सायुन स्माइल करने लगता है। तभी हीजू के फोन में नोटिफिकेशन आता है। ईना की पोस्ट को देख हीजू समझ जाती है कि ईना कोरिया आ गई है। हीजू को याद आता है कि कैसे उसकी मॉम ने ईना की जगह सायुन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। वो वेडिंग रिंग को निकाल के याद करती है। सायुन ने रिंग पहनाने के बाद कहा था, ये रिंग संभाल के रखना, अगर इसकी ओनर यानी ईना आ गई तो ये रिंग वापस करना पड़ेगा। हीजू डस्टबिन से किडनैपर का फोन बाहर निकाल
ऑन करती है। दूसरी तरफ यूरी नूडल्स के रेडी होने का इंतजार करती है। तभी सायुन का कॉल आता है। ये देख वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। सायुन कहता है मेरे पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं, तुम्हें जो भी सांगू के बारे में पता है वो बताओ। यूरी एक्साइटेड में बता देती है कि सांगू ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। सायुन कहता है नूरी ड्रीम सेंटर, जिसका पहले नाम सिनिल चाइल्ड केयर सेंटर था। यूरी हाँ कहती है। सायुन को किडनैपर का कॉल आता है। हीजू कहती है तुमने पूछा था ना मुझे क्या मिलेगा अगर तुम हीजू से अलग हो गए। उसका जवाब है मेरे पास, होंग इना। इना को वापस उसकी जगह भी तो चाहिए। वैसे भी हमेशा से आप सबको इना ही चाहिए थी। हीजू तो बस एक रिप्लेसमेंट है। सायुन कहता है 406 तुम्हें कुछ नहीं पता ना, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। इना के डिसअपियर होने से पहले सबसे आखिर में वो मुझसे मिली थी। हीजू कहती है क्या, वो तुमसे मिली थी, क्यों? सायुन कहता है लगता है तुमने अच्छे से मेरे बारे में पता नहीं लगाया। हमने एक डील की थी जिसके कारण वो कभी भी मेरी वाइफ नहीं बन सकती। ये सुन हीजू शॉक हो जाती है। सायुन कहता है अब क्या प्लान है तुम्हारा? मैंने तुम्हारे ब्लैकमेल करने का मोटिव ही खत्म कर दिया। ये सुन हीजू तुरंत कॉल कट कर देती है क्योंकि सायुन भी घर आ जाता है। सायुन घर आके हीजू को कहता है आई एम सॉरी, तुम्हें मैंने अंडर एस्टिमेट किया। आज तुमने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया। सायुन बताता है कि कल वो हीजू के स्टेप डैड यानी चेयरमैन होंग की कंपनी के एनिवर्सरी अटेंड करने वाले हैं। हीजू सोचने लगती है अचानक से क्यों, क्या इसे पता है इना वापस आ गई है? दूसरी तरफ सायुन की मॉम इवेंट में जाने के लिए हेयर स्टाइलिस्ट के पास आई होती है। थोड़ी देर में हीजू की मॉम भी वहीं आ जाती है। सायुन की मॉम हेयर स्टाइलिस्ट को कहती है तुम एक साथ 2 क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगी? हेयर स्टाइलिस्ट हीजू की मॉम को वेटिंग रूम में वेट करने कहती है, पर वो नहीं जाती तो सायुन की मॉम गुस्से में चली जाती है। पार्टी में हीजू के आते ही उसकी मॉम उसको एक रूम में लेके जाती है और कहती है क्या ये सच है तुम्हारे डैड को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया है? तो हीजू कहती है हाँ, सायुन ने किया। ये सुन मॉम चिल्लाने लगती है तुमने सायुन को पता कैसे चलने दिया तुम्हारे डैड के बारे में? हीजू कहती है आपको जानना नहीं है हमने उनको शिफ्ट क्यों किया? मॉम कहती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अच्छा है अब से मुझे पैसे नहीं देने होंगे। और ये क्या पहना है कहकर ऊपर का व्हाइट कोट निकाल देती है। वॉशरूम में 2 लड़कियां हीजू की बुराई करती है। उनको भी यही लगता है कि इना ही सायुन की वाइफ है। ये सब हीजू सुन लेती है, उसको बहुत बुरा लगता है। पार्टी में भी वो बहुत लोनली फील करती है तो टेरेस पे जाके ड्रिंक करने लगती है और सायुन को कॉल करती है और अपने में कहती है ये तो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा होगा। तभी सायुन कॉल पिक कर लेता है। हीजू कहती है जब हिना वेडिंग के एक दिन पहले गायब हो गई थी और उसकी जगह हीजू आ गई थी तो तुम्हें कैसा लगा था? आई एम श्योर तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। वो यूजफुल नहीं है, बहुत बेचारी है, कोई सोशल स्किल्स भी नहीं है। वो सप्लीमेंट्री पेजेस की तरह थी जो होंग इना के साथ फ्री में मिल गई। फनी तो ये है कि हीजू भी ये जानती है। उसे ये सबसे बाहर आना है पर करेज नहीं है। उसे रिच फैमिलीज पसंद नहीं है पर लग्जरी लाइफ उसे कंफर्ट देती है। वो पैसों के आगे झुक गई है। सायुन कहता है हीजू बेचारी नहीं है, वो अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करती है। वो सोशल स्किल्स लैक नहीं करती और वो पैसों के आगे नहीं झुकी है। बस वो अपनी मॉम को बहुत प्यार करती है, इसलिए उनका सब सुनती है। सायुन हीजू को हर जगह ढूंढने लगता है और कहता है एक टाइम था जब मुझे भी खाना या बोलना पसंद नहीं था। मेरे आजू बाजू सब लालची लोग थे पर एक हीजू ही थी जो सबसे शांत थी। उसे देख के मुझे शांति मिली, कंफर्ट मिला। और क्या कहा तुमने? हीजू एक सप्लीमेंट्री पेज है? नहीं, वो ब्रांड न्यू लैंग्वेज है, यूनिक है। उसने सेम हैंड मूवमेंट्स 1000 बार रिपीट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो बिना जाने कुछ मत बोलो। ये सुन हीजू रो पड़ती है और कहती है फिर तुमने उसे ऐसे क्यों ट्रीट किया है जैसे वो इनविजिबल है, तुम्हें दिखाई नहीं देती? अगर तुम उसे इतने अच्छे से जानते हो तो तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों कपल नहीं हो? तभी एलिवेटर के खुलने की आवाज आती है। हीजू जैसे ही पलटती है सामने सायुन खड़ा रहता है। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ सायुन रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ जाके वो पुलिस के साथ पिक्चर्स लेता है। फिर रिपोर्ट लिखाने के टाइम पुलिस बताते हैं उस दिन आपकी वाइफ हमारे कार में अचानक बहुत शॉक हो गई थी। हमें लगा कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। वो बहुत चिल्लाने लग गई और कार रोकने कह रही थी। हमने जल्दी से कार रोक दी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये सुन सायुन शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में मेरी वाइफ ने चिल्लाया और कार रोकने कहा? सायुन पुलिस से डैश कैम की फुटेज लेता है और अपनी कार में बैठकर देखने लगता है। फुटेज देखने के बाद वो शॉक और गुस्सा दोनों ही होता है।